हेलो गाइस, स्वागत है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में। हम लोग बात कर रहे थे बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। हम 3 वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये हमारा वीडियो नंबर 4 होगा। तो जो स्टूडेंट्स इससे पहले के वीडियो नहीं देख पाए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे पहले वो 3 वीडियो कंटिन्यूशन में देखें, उसके बाद इस 4th वीडियो लेक्चर को आप समझें। पहले आपको 3 वीडियो लेक्चर देखने होंगे, उसके बाद आप मेरे इस वीडियो लेक्चर को देखना शुरू करें, अगर आपने पहले के तीनों वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं। एक और जरूरी बात, मेरा ये वीडियो लेक्चर जो हम बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए, और वो सारे स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे या स्कूल लेवल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स को फेस करते हैं, उन सब के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है गाइज, हम बात कर चुके थे अब तक बेसिक्स के अंदर फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में। जस्ट प्रीवियस वीडियो में यानी वीडियो नंबर 3 में हमने बात की थी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में। यहां आज के इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट वाली बात को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बता चुका हूं। हमने ये समझा था इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी, और इन्वेस्टमेंट के 2 टाइप आपको बता दिए गए थे। एक था फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा था इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट पे पूरा डिटेल डिस्कशन हो चुका है। इन्वेस्टमेंट होता क्या उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बात कर ली थी। आज हम इन्वेस्टमेंट की टर्म को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं बोर्ड पे हमने लिखा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये आज की हमारी हेडिंग है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट समझेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट समझेंगे एंड डेप्रिसिएशन समझेंगे। देखिए गाइस, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंशिएशन किया जाता है, इन दोनों में जो डिफरेंस है, जो फर्क है, वो है डेप्रिसिएशन का। इन दोनों को डेप्रिसिएशन के ग्राउंड पे डिफरेंशिएट किया जाता है। तो हम सबसे पहले आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है उसके बारे में। हम डेप्रिसिएशन समझेंगे। अब देखिए, जो स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो डेप्रिसिएशन से काफी फैमिलियर होते हैं, क्योंकि 11th क्लास के अकाउंटेंसी में वो डेप्रिसिएशन के बारे में जान लेते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट है, उनको डेप्रिसिएशन नया टर्म है। उनके लिए डेप्रिसिएशन नई टर्म है। तो मैं बिल्कुल बिगिनिंग से डेप्रिसिएशन को यहां समझाने की आपको कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, क्या होता है डेप्रिसिएशन। देखिए, मैंने आपको बताया था प्रोड्यूसर गुड्स 2 तरीके के होते हैं। एक होता है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, एक बार में यूज होंगे, कहानी खत्म। और दूसरे प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स का क्या मतलब होता है, जिसका दूसरा नाम क्या था, कैपिटल गुड्स। ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स, या उसको हम फिक्स्ड एसेट भी तो बोल सकते हैं। जैसे एक फार्मर जो ट्रैक्टर चला रहा है, वो टूल्स इक्विपमेंट जो है, वो एक फैक्ट्री में जो मशीनें लगी हुई है, वो ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, बार बार कई लंबे टाइम तक आप उसको यूज करोगे, उसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। एक प्रोड्यूसर के लिए वो क्या है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड एसेट है। जब भी किसी कैपिटल गुड में या ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड में या फिक्स्ड एसेट की जब वैल्यू कम हो जाती है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स, या यूं बोल सकता हूं डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, या ये बोल सकता हूं डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, जब इनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, इस वैल्यू का डिक्रीज होना कहलाता है डेप्रिसिएशन। क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। इसको एक एग्जांपल से समझिए। आप एक प्रोड्यूसर हैं और आपने एक मशीन भी परचेज की। मान लीजिए आप एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं और उसके अंदर एक मशीन परचेज करते हैं। जब आपने वो मशीन परचेज की, उस मशीन की कीमत थी 5 लाख रुपए, 5 लाख, 5 लाख रुपए उसकी कीमत थी। और आपको पता लगता है कि वो मशीन 5 साल तक आपको अपनी सर्विसेज दे सकती है। यानी उस मशीन को आप अपनी प्रोड्यूसिंग फॉर्म में जब यूज करोगे तो उसका लाइफ साइकिल है 5 साल का। अब जब आप मशीन 5 साल तक यूज करोगे तो उसका जो खर्चा हुआ है 5 लाख रुपए का, वो 5 लाख रुपए का खर्चा आपको 5 इयर्स पे एलोकेट करना पड़ेगा। उस 5 लाख रुपए के खर्चे का जो वेटेज है, जो भार है, क्या वो किसी एक ईयर पे दोगे क्या, नहीं, क्योंकि मशीन कितने साल चलनी है, 5 साल तक चलनी है। 5 लाख का खर्चा है, तो आप हर एक साल उस मशीन का
वेटेज एलोकेट करिए, 5 लाख रुपए को बराबर बांट दीजिए 5 सालों में, तो 5 लाख डिवाइड बाय 5, तो हर साल कितने रुपए की मशीन यूज कर लोगे आप? 1 लाख रुपए की वैल्यू की मशीन यूज कर लोगे। भाई पहला साल जब खत्म होगा, हर साल आपने 1 लाख रुपया एलोकेट करना है, जब पहला साल खत्म होगा तो मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी? 1 लाख रुपया कम कर दो, अब मशीन की वैल्यू रहेगी 4 लाख। दूसरा साल खत्म होगा, 1 लाख और कम कर दो, वैल्यू रहेगी 3 लाख। फिर 1 लाख और कम कर दो, 2 लाख। उसके बाद 1 लाख और कम कर दो, 4 लाख। और 5वें साल जब एंड होगा तो वैल्यू हो जाएगी 0, यानी अब मशीन की वैल्यू 0। अब आपको नया मशीन परचेज करना पड़ेगा। यही है डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स या फिक्स एसेट या ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। अभी मान लीजिए आप एक और नई मशीन खरीदते हैं, उसकी कीमत है 10 लाख रुपए और वो मशीन 20 साल तक सर्विसेज देगी, 20 ईयर्स, तो आप 10 लाख डिवाइड बाय 20 करिए, कितना वैल्यू आता है? 50,000। तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा? 50,000। हर साल 50,000 की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, हम ये मानकर चल रहे हैं। आपने एक मोबाइल फोन परचेज किया, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ठीक है? एक मोबाइल फोन आप परचेज करते हो। अब मोबाइल फोन जो होता है मैक्सिमम 2 साल चलते हैं आज के, नॉर्मल तो हम 1 साल भी बदल लेते हैं, 2 साल चलना है एक मोबाइल। आपने 20,000 रुपए का मोबाइल खरीदा, 2 साल चलेगा, यानी हर साल कितने की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी? 10,000 की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। पहला साल एंड होगा, 20,000 की वैल्यू के फोन में से 10,000 की वैल्यू कम कर दीजिए, अब फोन की वैल्यू रही 10,000, और फिर दूसरे साल बाद वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यह है डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। तो डेफिनेशन मैंने लिखी है बोर्ड पे, आप देखिए। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन है, इट इंप्लाइज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट और कैपिटल गुड्स और ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स हैं, उन सारे गुड्स की वैल्यू का कम हो जाना क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन कहलाता है। डेप्रिसिएशन की क्या डेफिनेशन हो गई? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स। एक फार्मर ने एक ट्रैक्टर परचेज किया, कीमत थी 4 लाख रुपए, और ट्रैक्टर चलेगा 4 साल, हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगा दीजिए? 1-1 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो वो वैल्यू का कम होना, उसको क्या बोलते हैं? अपने डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये रेज होता है, सर ये वैल्यू जो है कम क्यों होती है? डेप्रिसिएशन का मतलब डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स, ये वैल्यू कम क्यों होती है? तो उसके रीजंस पे हम बात करते हैं। रीजंस क्या है डेप्रिसिएशन के, या यूं कह सकते हैं कि इंपैक्ट जो है डेप्रिसिएशन का वो क्यों आ रहा है, वैल्यू कम क्यों हो रही है? तो 3 रीजन है इसके पीछे। पहला नॉर्मल वियर एंड टियर, दूसरा है पैसेज ऑफ टाइम, और तीसरा है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। पहला है नॉर्मल वियर एंड टियर, दूसरा है पैसेज ऑफ टाइम, और तीसरा है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। अब हम बात करते हैं एक एक पॉइंट पे। हम समझ रहे हैं यहां पे रीजंस बिहाइंड द डेप्रिसिएशन। तो पहला रीजन क्या है भैया? नॉर्मल वियर एंड टियर। तो नॉर्मल वियर एंड टियर को समझते हैं, ये क्या होता है? देखिए, जब आप किसी कैपिटल गुड को या किसी फिक्स एसेट को प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं, तो यूज करने से उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। यूज करते जाओगे तो उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल वियर एंड टियर बोलते हैं। क्या मतलब है नॉर्मल वियर एंड टियर का? यूज हो रहा है भाई वो मशीन, और उसके यूज होने से उसकी वैल्यू कम होती है, उसको क्या बोलेंगे? अपने डेप्रिसिएशन बोलेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है भैया? पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब समझिए, अभी ऊपर वाले पॉइंट में मैंने आपको कहा कि जब आप मशीन को यूज करते हो तो उसकी वैल्यू डिक्रीज है। अभी सपोज करिए किसी एक फर्म ने एक मशीन भी परचेज करके रख ली, और किसी भी रीजन से वो उसको चला नहीं पाया, यूज नहीं कर पाया, और पिछले 4-5 साल से वो मशीन उसके पास यूं ही पड़ी है बिना यूज हुए, उससे कोई प्रोडक्शन का काम नहीं लिया गया, क्या तब भी उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी क्या? तो जवाब है यस, हां, फिर भी उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। क्योंकि कोई भी मशीन जब पड़ी हुई है तो क्लाइमेट में तो चेंज हो ही रहा है। कभी मौसम बारिश का हो जाता है, कभी सर्दियां, कभी गर्मियां, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है, ह्यूमिडिटी में फ्लक्चुएशन है, मॉइस्चर में फ्लक्चुएशन है। उस वजह से भी टेम्परेचर के चेंज होने से, मॉइस्चर के चेंज होने से वो मशीन जो है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि उसको यूज करने से ही वैल्यू कम होगी। अगर मशीन पड़ी है और आपने यूज भी नहीं लिया,
फिर भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। देखिए जब मशीन चलती रहती है तो हम मेंटेनेंस भी साथ में जोड़ते रहते हैं उसका, लेकिन जब मशीन पड़ी है, ठीक है, तो कोई मेंटेनेंस भी नहीं हुआ उसका। दूसरा, मौसम में चेंज हो रहे हैं, ठीक है, ह्यूमिडिटी है, जंग लग गई मशीन को। नॉर्मली आयरन स्टील के कल पुर्जे होते हैं मशीनों के, जंग लग गई, ठीक है, या टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से प्रॉब्लम्स आ गई पड़ी मशीन के अंदर ही, तो ये भी वैल्यू कम करता है भैया, ध्यान रखिएगा। और तीसरा है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। अब ये क्या बोला है भैया, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या है, हमें ये समझना पड़ेगा। देखिए जब कोई मशीन आउटडेटेड हो जाती है, आउटडेटेड, ठीक है, मतलब अब ये टेक्नोलॉजी काम की नहीं रही, अब ये मशीन काम की नहीं रही, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा दो तरीके के ऑब्सोलेसेंस, एक एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस और दूसरा अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। फिलहाल आप इस पे फोकस करिए, ऑब्सोलेसेंस क्या है। ऑब्सोलेसेंस का मतलब यह है कि वैल्यू का डिक्रीज होना बिकॉज ऑफ आउटडेशन, आउटडेटेड हो गया है वो मशीन इस वजह से, ठीक है। अब आउटडेटेड क्यों होता है उसको समझिए। तो आउटडेटेड होने के पीछे दो रीजन है। क्या लिखा है भैया, देखो, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। पहला, ऑब्सोलेसेंस का क्या रीजन है, ऑब्सोलेसेंस का क्या रीजन है, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, ड्यू टू चेंज इन डिमांड। मान लीजिए टेक्नोलॉजी बदल गई, या मान लीजिए डिमांड बदल गई, मार्केट में डिमांड बदल गई, उस वजह से जो आपकी कैपिटल एसेट थी, आपकी जो फिक्स एसेट थी, आपकी जो मशीन थी, वो आउटडेटेड हो जाती है, उसको हम बोलेंगे ऑब्सोलेसेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। देखिए एक्सपेक्टेड का मतलब है हमें पता था ऐसा चेंज हो सकता है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। इसको आप समझें टेक्नोलॉजी की बात को, जब भी हम नया फोन लेते हैं, हम बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी का फोन लेते हैं, लेटेस्ट एकदम, लेकिन हमें पता होता है, एक्सपेक्टेशन होती है कि एक साल बाद ये हमारा फोन आउटडेटेड हो जाएगा, मार्केट में अवेलेबल जितनी भी नई एप्स होगी उसके लिए हमारा फोन कंपेटेबल नहीं रहेगा या लेस कंपेटेबल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो हमें पता है टेक्नोलॉजी बदलेगी, काफी इंप्रूवाइजेशन होगा टेक्नोलॉजी में, और हमारा फोन आउटडेटेड होता जाएगा टाइम के साथ। तो यहां पे जब कोई मशीन की बात करें, उसका आउटडेटेड हो जाना, और हमें उसकी एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ऐसा कब होता है, देखिए ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे टेलीविजन की बात करें, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन बनाने का एक प्लांट लगा हुआ था, लेकिन मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, अब कलर टेलीविजन लोग पसंद करने लग गए। तो वो जो ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन का जो प्लांट था, मशीनरी थी, मैकेनिज्म थे, इक्विपमेंट्स थे, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी बदलती है तब कैपिटल गुड्स की वैल्यू अचानक से डिक्रीज हो जाती है। कैपिटल गुड्स यानी ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, उनकी वैल्यू अचानक से डिक्रीज हो जाती है, तो उसको बोलते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल, पहले स्कूटर चलते थे, उसके बाद बाइक स्कूटी आई, लेकिन क्या आज के टाइम में कोई स्कूटर बना रहा है, नहीं बना रहा। तो स्कूटर बनाने के जो प्लांट थे, इक्विपमेंट थे, वो सारे के सारे क्या हो गए, आउटडेटेड हो गए। हर चीज में टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, इनोवेशन हो रहा है। या दूसरा रीजन क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का, ड्यू टू चेंज इन डिमांड। अगर डिमांड बदल जाती है तब भी ऐसा होता है। देखिए आज के इस ग्लोबल टाइम पीरियड के अंदर डिमांड बहुत तेजी से बदल सकती है, क्योंकि हम इंटीग्रिटी, वर्ल्ड जो है एक साथ एक हो चुका है। तो यूरोप में जो फैशन चल रहा है आज हम उसको ऑप्ट कर रहे हैं, हमारा फैशन वो लोग ऑप्ट कर रहे हैं, उनके खान पान का तरीका हमारे देश में ऑप्ट हो रहा है, हमारा तरीका उनके कंट्रीज में जा रहा है। तो ये एक इंटीग्रिटी का टाइम है, तो यहां डिमांड बहुत तेजी से बदलती है। इसको भी एक एग्जांपल से समझिए। भाई पहले हम नायलॉन का कपड़ा बहुत कंज्यूम किया करते थे, यूज किया करते थे, ठीक, लेकिन जैसे ही लोग कॉटन को पसंद करना शुरू किए, कॉटन वाले कपड़े पे शिफ्ट होना शुरू हुए, तो नायलॉन के कपड़ा आउटडेटेड हो गया। नायलॉन के कपड़े को कोई नहीं खरीद रहा, तो नायलॉन बनाने वाली फैक्ट्री, उसमें किया गया इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गुड्स, उनकी वैल्यू क्या होती गई, कम होती गई। तो हम उसको क्या बोलते हैं, ड्यू टू चेंज इन डिमांड। भाई मार्केट में डिमांड बदली
और डिमांड के बदलने की वजह से उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं रहती, तो उस प्रोडक्ट को बनाने वाले जो कैपिटल गुड्स है उनकी वैल्यू अचानक क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो उसको बोलेंगे ड्यू टू चेंज इन डिमांड। तो ये नॉर्मली 3 रीजन होते हैं डेप्रिसिएशन के, नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। इनकी वजह से डेप्रिसिएशन लगता है या इनकी वजह से कैपिटल गुड की वैल्यू कम हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, यहां जब हम डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं तो मैं यहां पे ये नहीं कह रहा हूं कि जैसे मैंने अपने घर में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, एक टेलीविजन खरीदा, उनकी भी वैल्यू कम होती है, उसका डेप्रिसिएशन नहीं ले रहे हम। यहां जो डेप्रिसिएशन कंसीडर कर रहे हैं वो केवल प्रोड्यूसर गुड्स, वो भी कौन से नेचर वाले, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, यानी हम बात कर रहे हैं कैपिटल गुड्स की, यानी हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट की जो प्रोडक्शन में काम आ रही है, प्रोडक्शन करने से उनको काम में लेने की वजह से या टाइम निकलने की वजह से या ऑब्सोलेसेंस की वजह से उसकी वैल्यू का कम हो जाना, वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, अब यहां पे डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट जब हम नेशनल इनकम की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बहुत जगह पे हमारे न्यूमेरिकल्स में टर्म आएगी डेप्रिसिएशन। तो मैं आपको यहां एक और बात बताना चाहूंगा, डेप्रिसिएशन के कई नाम है, और डेप्रिसिएशन के कई नाम है। जैसे एक लिखता हूं मैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या लिखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जो हमारी फिक्स्ड कैपिटल लगी हुई है। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि कैपिटल लगाना इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक है, और फिक्स एसेट में फिक्स्ड कैपिटल लगाना फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है। तो उसका कंजम्पशन हो जाना, कंजम्पशन मतलब उसकी वैल्यू का कम हो जाना। हर साल 5 लाख की मशीन हर साल 5 साल चलनी है, तो हर साल 1 लाख रुपए से उसकी वैल्यू कम हो गई, कंज्यूम हो गया 1 लाख से, वो उसी को क्या बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन टर्म बोल दो या बोल दो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या 3 नाम और हैं, ध्यान से देखिएगा, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एक है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और एक है कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। तो 1 2 3 4 5 नाम मैंने यहां पे लिखे हैं, वैल्यू डिक्रीज जो होती है उसके, जिसको डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं या बाकी किसी भी नाम से बुला सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये टर्म आ जाती है तो इसका मतलब क्या होगा, वो डेप्रिसिएशन के बारे में क्वेश्चन बोल रहा है आपसे। ठीक है, अब देखिए, जब किसी कमोडिटी की या किसी फिक्स एसेट की, सही बोले तो किसी फिक्स एसेट की या कैपिटल गुड की वैल्यू जब डिक्रीज होती है, जैसे अभी एग्जांपल में बताया आपको, 5 लाख की मशीन 5 साल चलने वाली है, तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन, 1 लाख। हम जानते हैं हर साल 1 लाख से एसेट कम हो जाएगी, 1 लाख की फिक्स एसेट हम कंज्यूम कर लेंगे और 5 साल बाद हमारी एसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी अब वो काम के लायक नहीं रहेगी, हमें नई मशीन चाहिएगी। यानी आज जब मैं मशीन खरीदता हूं और वो 5 साल चलेगी, तो अब अगला परचेज मुझे मशीन का कब करना पड़ेगा, 5 साल के बाद परचेज करनी पड़ेगी, आफ्टर 5 इयर्स। तो मुझे आज से ही उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसके प्रोविजन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो जब डेप्रिसिएशन की बात आती है तो एक और टर्म साथ में आती है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो भैया जब हर साल मेरी एसेट 1 लाख से कम होगी और 5 साल बाद मुझे फिर से एसेट पे खर्चा करना पड़ेगा, तो मैं आज से ही थोड़ा अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा अलग करता रहूंगा। उस पैसे को अलग करना रिजर्व फंड कहलाता है। उस पैसे को अलग करना क्या कहलाता है, रिजर्व फंड। जो आर्ट्स के स्टूडेंट है ध्यान से सुनिए, एक पिता अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए हर साल थोड़ा पैसा इकट्ठा कर रहा है और उसका यह मानना है कि जब मेरा बच्चा 12th कर लेगा उसके बाद मैं उसको 12th के बाद इंडिया के बाहर कहीं पढ़ाने भेजूंगा, एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर, इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके लिए मुझे लाखों रुपए चाहिएगी। अभी बच्चा 2nd क्लास में, ये मान लो 12th के बाद बहुत पैसा चाहिएगा, तो वो अभी से कुछ रिजर्व फंड्स क्रिएट करना शुरू करता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो उस पैसे को यूटिलाइज करे। तो ठीक वैसे ही एज ए प्रोड्यूसर जब मैंने मशीन खरीदी, 5 साल तक वो चलनी है, 5 साल बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन के अंदर मुझे क्या करना चाहिए, अभी से उसका प्रोविजन बनाना शुरू करना चाहिए। तो वो प्रोविजन या वो रिजर्व फंड, उसी को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। इस डेप्रिसिएशन को समझते हैं और डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट में डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनता है।
भाई डेप्रिसिएशन यानी वैल्यू का कम होना, हमें पता लगा वैल्यू कम होगी किसी भी रीजन से, या साथ में तीनों रीजन के एक साथ कम हो सकती है वैल्यू। जब वैल्यू कम होगी तो अब मुझे प्रोविजन बनाना पड़ेगा, ताकि जब एसेट काम की नहीं रहेगी, यूजेबल नहीं रहेगी, तब नई एसेट खरीदने के लिए मेरे पास पैसा तो होना चाहिए। उसी पैसे का रिजर्व बनाना क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कहलाता है। ठीक है, तो ये यहां पे मैंने सारा पॉइंट आपको समझाया डेप्रिसिएशन का, कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, डेप्रिसिएशन के पीछे रीजंस क्या क्या है, और डेप्रिसिएशन के बाकी दूसरे नाम क्या है, और डेप्रिसिएशन के साथ मैंने समझाया आपको डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ओके गाइस, अब ध्यान से सुनिए, अगली बात जो हमें समझनी है वो क्या, देखिए यहां ध्यान से, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस ये है। अब मैं आपको बताऊंगा इसके अलावा एक टर्म, ये तो है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है ये, एक होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस इज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का पार्ट है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। लेकिन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या है वो समझते हैं, क्या वो डेप्रिसिएशन का पार्ट है क्या? नहीं भैया, वो डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है। जी जनाब, वो डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है। डेप्रिसिएशन का पार्ट होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के बीच के डिफरेंस के बारे में। तो बात करते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के बारे में। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ध्यान से देखिए, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस जो है उसका दूसरा नाम क्या है? कैपिटल लॉस। क्या है दूसरा नाम? कैपिटल लॉस। ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों ही टर्म्स में, चाहे वो एक्सपेक्टेड हो चाहे वो अनएक्सपेक्टेड हो, दोनों ही टर्म में फिक्स्ड एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है। दोनों ही टर्म में, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस में भी फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट होता है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस में भी फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस में जो वैल्यू डिक्रीज होती है वो चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन डिमांड, यानी जो एक्सपेक्टेड चेंजेस होने वाले हैं उसकी वजह से होता है वैल्यू डिक्रीज होना, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन डिमांड, ये सारे एक्सपेक्टेड है हमें, यानी हमें पता है कि भैया मार्केट में डिमांड पैटर्न बदलती रहती है, इस वजह से हमारी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो सकती है, वो आउटडेटेड हो जाएगी। या मार्केट में टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअसली चेंज होती है, तो नई मशीन के आने से पुरानी मशीन, नई टेक्नोलॉजी के आने से पुरानी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है। इन जनरल ऐसा चलता है, और एक पता रहता है हमें कि एक मशीन कितने साल तक आउटडेटेड नहीं होगी या कितने साल तक वो चलती रहेगी, और नई टेक्नोलॉजी जब आएगी तो उसे रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा। तो ये सारा का सारा एक्सपेक्टेड होता है, हमें पता होता है। लेकिन यहां पे कुछ ऐसे फैक्टर जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज क्या होती है भाई? बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तूफान आ गया, उस वजह से कोई डैमेज हो गया आपकी मशीनरी को, बाढ़, भूकंप, तूफान, किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से आपकी फिक्स एसेट को कोई नुकसान हो गया, उसको क्या बोलते हैं? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस बोलो या कैपिटल लॉस बोल दो। या थेफ्ट, चोरी हो गया, या मान लीजिए कोई मशीन में एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, ये सारे के सारे अनएक्सपेक्टेड है, अचानक हो गए, हमें पता नहीं है इसके बारे में। उस वजह से, इन एक्सीडेंटल डैमेज की वजह से, थेफ्ट की वजह से, या नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से जब आपकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, उसको बोलते हैं कैपिटल लॉस या अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। क्लियर है बात? तो यहां पे एक्सपेक्टेशन होती है हमें, और यहां पे एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। तो जब इस चीज की तो हमें एक्सपेक्टेशन होती है, जिसकी एक्सपेक्टेशन होती है उसके अगेंस्ट में हम प्रोविजन पहले से ही बनाना शुरू कर देते हैं। जिस चीज की हमें एक्सपेक्टेशन होती है उस चीज के लिए हम प्रोविजन पहले ही बनाना शुरू कर देंगे। भाई हमें पता है कि जब हम मशीन खरीदते हैं 2-3 साल बाद एक नई मशीन आ जाएगी मार्केट में, नई टेक्नोलॉजी वाली, तो हमें तब नई मशीन पे जाना पड़ेगा, तो अभी से हम उसका प्रोविजन बनाएं। इसका प्रोविजन बनाया जा सकता है, बताया था ना, प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फंड या डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ठीक है, तो वो प्रोविजन था। क्या इसके लिए प्रोविजन बनाया जा सकता है? क्या भैया, जिसकी एक्सपेक्टेशन हो उसके लिए तैयारी की जा सकती है, प्रोविजन बनाया जा सकता है। जिसकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं हो, जो अनएक्सपेक्टेड हो, क्या उसके लिए प्रोविजन बनता है क्या? नहीं, इसके लिए प्रोविजन नहीं बन सकता।
लेकिन इसके लिए एक नया एलिमेंट है, नया फैक्टर है, विच इज कॉल्ड इंश्योरेंस। इसके लिए हम प्रोविजन नहीं बनाते क्योंकि इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन इसके लिए हम क्या लेते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं कि कल को कोई नेचुरल कैलेमिटी की वजह से हमारा कैपिटल लॉस हो गया, या किसी थेफ्ट चोरी हो जाने की वजह से, या किसी एक्सीडेंटल डैमेज की वजह से अगर हमारी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो गई या फिक्स एसेट खराब हो गई, काम की नहीं रही, तब आप उसको इंश्योरेंस के थ्रू फाइनेंस करवाओगे। तो इसका इंश्योरेंस करवाया जाता है, इसके लिए हम प्रोविजन बना सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। कॉमन बात क्या है दोनों में, दोनों में ही फिक्स एसेट की या कैपिटल गुड की वैल्यू कम होती है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड या कैपिटल एसेट। लेकिन यहां रीजन अलग है और यहां रीजंस अलग है। यहां जो रीजंस है जिसके बारे में पता नहीं है, अनएक्सपेक्टेडली वो हो सकते हैं, इसलिए हम इंश्योरेंस के थ्रू इसको फाइनेंस करवाएंगे या इंश्योरेंस के थ्रू इसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी ले लेते हैं। जबकि यहां पे हमें पता होता है ऐसा होना है, इसकी इंश्योरेंस नहीं हो सकती, लेकिन हम प्रोविजन पहले से ही बना लेते हैं, तैयारी पहले से ही कर लेते हैं, और जैसे ही एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की वजह से हमारी मशीनरी आउटडेटेड होती है, हम नई उस प्रोविजन को यूज करते हुए नई मशीनरी परचेज कर लेते हैं या नया कैपिटल गुड परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएट बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएट बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस के बीच में डिफरेंस बताइए। तो गौर से सुनिएगा, क्या होता है डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट और कैपिटल गुड्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, due to passage of time, due to expected obsolescence। वहीं कैपिटल लॉस क्या होता है? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स और फिक्स एसेट ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस लाइक नेचुरल कैलेमिटीज, थेफ्ट और एक्सीडेंटल डैमेज। ठीक है, एक डिफरेंस तो ये हुआ। दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है? डेप्रिसिएशन जो होता है उसके अगेंस्ट प्रोविजन बनता है। Provision can be generated or created against depreciation, but in case of capital loss, we will insure। हम इंश्योरेंस करवाएंगे, हम इंश्योरेंस की तरफ जाएंगे, तो कैपिटल लॉस का प्रोविजन नहीं बनता है, इसकी इंश्योरेंस होती है, इसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस होती है और इसका प्रोविजन बनाया जाता है। देखिए, जब आप किसी एसेट को यूज करते हो, नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से उसकी वैल्यू कम होती जाती है, हमें पता है 5 साल तक मशीन यूज करेंगे उसकी वैल्यू कम होगी। उस वैल्यू के कम होने से क्या आपका प्रोडक्शन प्रोसेस रुक गया? क्या प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर हुआ? क्या प्रोडक्शन रुका है? क्या नहीं रुका। लेकिन जब कैपिटल लॉस होता है, मान लीजिए आपकी मशीन में पीछे आपकी मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी और पीछे ट्रांसफार्मर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, उस वजह से अचानक से पावर लोड बढ़ा, पावर लोड के बढ़ने से, वोल्टेज के बढ़ने से आपकी मशीन का एक पार्ट पूरा का पूरा जल गया, खत्म हो गया। ऐसा होते ही उसको हम बोलेंगे कैपिटल लॉस। अनफोर्सीन था, अनएक्सपेक्टेड था, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल लॉस बोलेंगे। ये फोर्सीन है और ये अनफोर्सीन है, ठीक है, इसको कैपिटल लॉस बोलेंगे। उससे प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा आपका। तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर करता है। चोरी हो गया, एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, बाढ़, भूकंप, तूफान की वजह से मशीन को नुकसान हुआ, कैपिटल लॉस हुआ, तो कैपिटल लॉस प्रोडक्शन प्रोसेस को रोक देता है, हैम्पर करता है। वहीं डेप्रिसिएशन से प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर नहीं होता है। तो हमने यहां पे एक तो समझा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, और दूसरा हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। तो ये सारी बातें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन के साथ साथ कैपिटल लॉस की भी बात होती है। जब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की बात होती है। जब डेप्रिसिएशन की बात होती है तो डेप्रिसिएशन के पीछे रीजंस क्या है उसकी बात होती है। जब डेप्रिसिएशन की बात होती है तो डेप्रिसिएशन के और क्या क्या नाम हो सकते हैं उसकी बात होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको बताए गए। तो यहां डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट पूरा कवर होता है। अब बात करेंगे अपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में। डेप्रिसिएशन समझ लिया तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत छोटा सा टॉपिक हो जाता है और बहुत सिंपल है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। आइए बात करते हैं अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन का इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन, उसको भी समझते हैं। देखिए, जो आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में, वीडियो लेक्चर नंबर 3, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है वीडियो लेक्चर को तो पहले वो देखिएगा।
आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उस थर्ड वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो जो वहां इन्वेस्टमेंट बताया गया था उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। वही इन्वेस्टमेंट क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। देखिए बोर्ड की तरफ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, दो चीजें आती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर। पहली, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स एसेट यानी कि कैपिटल गुड्स, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में, एक साल के टाइम पीरियड में, नॉर्मली वो अप्रैल टू मार्च होता है, उस फाइनेंशियल ईयर में जो भी हमने फिक्स एसेट खरीदने पे खर्च किया, एक तो वो होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में। प्लस एक्सपेंडिचर ऑन द इन्वेंटरी स्टॉक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट समझा चुका हूं लास्ट वीडियो लेक्चर में। एक्सपेंडिचर ऑन द इन्वेंटरी स्टॉक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में जो आपने इन्वेंटरी में इन्वेस्टमेंट किया, यानी जो फिक्स एसेट में और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट किया है, यानी इन्वेंटरी में इन्वेस्टमेंट किया है, वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, क्रॉस इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। अब देखिए, जब एक साल पूरा हो जाएगा, आपने जो भी फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट किया है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी कि नहीं होगी, उसकी वैल्यू कम होगी। तो उसकी वैल्यू का कम होना होता है डेप्रिसिएशन। तो आपने जब इस फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दिया, जैसे ही आपने इस फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दिया, डेप्रिसिएशन हटा दिया, लेस कर दिया, निकाल दिया, वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपका बन जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। गौर से देखिए, जब आप अपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, इस पे लगता है। ध्यान रखना, इन्वेंटरी पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है। अभी सारी रामायण समझाई है डेप्रिसिएशन की, केवल किस पे लगेगा, फिक्स एसेट पे। तो अभी जब आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लिखते हो तब आपने डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट नहीं किया है, डेप्रिसिएशन कम नहीं किया है। सपोज करो फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट था 100 करोड़, कितने का, 100 करोड़ का, और इन्वेंटरी में इन्वेस्टमेंट था 20 करोड़, 20 करोड़। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 100 प्लस 20, 120, 120 करोड़। वो 120 करोड़ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। अब हमने जब पूरे साल उस फिक्स एसेट को यूज किया तो उसकी वैल्यू कम हुई, जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन या जिसको बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, उसकी वैल्यू कम हुई। सपोज करो वैल्यू कम होती है 5 करोड़ से, 5 करोड़ से, तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना था, 100 प्लस 20, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 120, 120 करोड़ का। अब आप उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दो, डेप्रिसिएशन 5 करोड़ का लेस कर दो, 120 करोड़ माइनस 5 करोड़, पीछे कितना बचा, 115, 115 करोड़। वो 115 करोड़ क्या होगा, नेट इन्वेस्टमेंट। यानी क्या कंक्लूजन आया, क्या होता है नेट इन्वेस्टमेंट, जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी अभी इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, डेप्रिसिएशन हटाया नहीं गया है, जो मशीन कंज्यूम हुई है, जो फिक्स एसेट कंज्यूम हुई है, उसका एडजस्टमेंट किया नहीं गया है। जैसे ही आप उसका एडजस्टमेंट कर दोगे, इसमें से डेप्रिसिएशन को लेस, ये माइनस का साइन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन कर दोगे, कहां पहुंच जाओगे, नेट इन्वेस्टमेंट पे पहुंच जाओगे। यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस किसका होता है, डेप्रिसिएशन का होता है। जैसे ही आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को लेस करते हो, कहां पहुंच जाते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, और देखिए नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या लिखा है, एक्चुअल एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। कैपिटल स्टॉक बढ़ना, एडिशन होना, उसी को तो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना, नहीं देखा है तो। भैया एक्चुअल एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल किसको बोलते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं। ठीक है, तो स्टॉक ऑफ कैपिटल, इसी को एक्चुअल एडिशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ग्रॉस में तो जो वैल्यू कंज्यूम होगी वो भी इंक्लूड है। जैसे ही आप वो वैल्यू लेस करोगे तब तुम क्या कहोगे, भैया ये जो डेप्रिसिएशन हटाने के बाद जो वैल्यू है ये हमारा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। एक्चुअल स्टॉक कैपिटल ऑफ स्टॉक का एडिशन माना जाएगा, स्टॉक ऑफ कैपिटल का एडिशन माना जाएगा। तो नेट इन्वेस्टमेंट को माना जाता है एक्चुअल एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को नहीं, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। डेप्रिसिएशन मतलब क्या, जो पूरे साल आपने उसको कंज्यूम किया फिक्स एसेट को, वो हटा दो, बची हुई अमाउंट जो होगी वही क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक्चुअल एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला आया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। अब मैं अगर इस डेप्रिसिएशन को उठा के इधर ले आऊं लेफ्ट हैंड साइड में, ये नेगेटिव है, डेप्रिसिएशन इधर आते ही पॉजिटिव हो जाएगा, यानी क्या फॉर्मूला बनेगा, नेट इन्वेस्टमेंट, ये आके इधर प्लस हो जाएगा,
नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो अगला फॉर्मूला क्या हुआ? नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन क्या बना देता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। यानी अगर तुम्हें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तक जाना हो, क्या करना? नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन ऐड कर देना, और अगर तुम्हें नेट इन्वेस्टमेंट में जाना है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन लेस कर देना। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इस बात को इस इक्वेशन से भी समझ सकते हैं। यहां लिखा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और यहां लिखा है नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस से जा रहे हैं कहां पे? नेट की तरफ। तो ग्रॉस से जब नेट की तरफ जाते हैं, ये रहा कि देखो ग्रॉस, इस ग्रॉस से जब नेट की तरफ जाना होता है, ग्रॉस से नेट की तरफ जाना होता है, तो ग्रॉस में से क्या करना पड़ता है? डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ता है। तो ग्रॉस से नेट की तरफ जाने के लिए हमने क्या किया? इधर डेप्रिसिएशन को देखो माइनस किया है, नेगेटिव किया है, डेप्रिसिएशन को लेस कर दो। और जब वापस आना हो, न्यू नेट से ग्रॉस की तरफ आना हो, नेट इन्वेस्टमेंट से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की तरफ, तो देखो नेट इन्वेस्टमेंट से कहां आ रहे हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की तरफ। जब नेट इन्वेस्टमेंट से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की तरफ आना होता है तो नेट इन्वेस्टमेंट में जोड़ना पड़ता है किसको? डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ता है। तो हमने क्या किया? नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, तो हम कहां पहुंच गए? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे पहुंच गए। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक था, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस मतलब क्या? अभी डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया गया, अभी डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, और जैसे ही डेप्रिसिएशन हटा देते हो, लेस कर देते हो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या डेप्रिसिएशन लेस कर देते हो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या बन जाता है तुम्हारा? नेट इन्वेस्टमेंट बन जाता है। नेट इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? एक्चुअल एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, क्योंकि जो वैल्यू कंज्यूम हो गई फिक्स एसेट की, वो लेस करने के बाद बचा हुआ जो वैल्यू रहेगा उसी को तो बोलेंगे नेट एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो यहां पे आज का इस वीडियो लेक्चर का काम कंप्लीट होता है। इस वीडियो लेक्चर में हमने समझा डेप्रिसिएशन इन डिटेल विथ कैपिटल लॉस, ठीक है, और हमने समझा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। नेशनल इनकम के टॉपिक जब पढ़ेंगे तब ये सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हमने बेसिक्स पढ़े, देखा जाए तो ये नेशनल इनकम का ही पार्ट है, तो ये बेसिक्स वाले टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।